दुनिया के आखिरी छोर पर मौजूद एक ऐसा आइलैंड जहाँ से वापस कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। जो भी वहाँ पर जाता बड़ी मिस्टीरियस तरीके से वहाँ का गुलाम बन जाता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी ही था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर रिटर को दिखाते हुए, जो अपनी वाइफ के साथ शहर में रहकर बहुत पक गया था। डॉक्टर रिटर तो एक राइटर होता है जो कई सारी कहानियां लिखता है, पर फिलहाल उसने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ कहीं दूर चला जाएगा। इसीलिए कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद डॉक्टर रिटर ने एक आइलैंड खोज निकाला। ये आइलैंड शहर से काफी दूर होता है। ना तो यहाँ पर पहले कोई आया था और ना ही इस जगह के बारे में उसे कोई नॉलेज है। उसने तो डायरेक्टली डिसाइड कर लिया कि वो यहीं पर अपने आगे की जिंदगी गुजारेगा। डॉक्टर रिटर की वाइफ को भी उसके साथ मजबूरन आना ही पड़ता है। दोनों ने उस जगह पर धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन डॉक्टर रिटर ने अपनी लिखने की हैबिट को छोड़ा नहीं हुआ था। वो जो एक्सपीरियंस करता है इस जगह के बारे में हर एक चीजें एक पेपर पे लिख देता और आसपास से जितनी भी शिप या फिर बोट गुजरती वो सारी लिखी गई चीजें उन्हें प्रोवाइड कर देता ताकि वो शहर में इसे पब्लिशर्स के पास दे दे। डॉक्टर रिटर और उनकी वाइफ तो आइलैंड पर बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं होती। लेकिन एक तरीके से वहाँ एकदम शांति थी जो डॉक्टर रिटर को चाहिए होती है। थोड़े समय में ये पता चल रहा था कि डॉक्टर रिटर काफी फेमस हो चुके हैं। उन्होंने जो आइलैंड पर रहकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, शहर के अंदर सभी उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं और ये ट्राई कर रहे हैं कि वो रीच आउट कर ले डॉक्टर रिटर से। अब एक दिन छोटी सी बोट के ऊपर हेनरी नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ उसी आइलैंड पर बढ़ रहा था। हेनरी की तो एक वाइफ और उसका एक बेटा होता है। एक्चुअल बात ये थी कि डॉक्टर रिटर की कहानियां सुनकर हेनरी भी काफी इंस्पायर हो चुका है। उसे भी अपनी फैमिली के लिए शांति चाहिए, इसीलिए वो बिना सोचे समझे इस जगह पर आ गया। हेनरी सीधा अपनी वाइफ और बेटे को लेकर डॉक्टर रिटर के पास बढ़ता है। अब डॉक्टर रिटर को जैसे इस बारे में पता चला कि कुछ और इंसान इस आइलैंड पर आ चुके हैं, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये इसलिए क्योंकि वो शांति चाहता है और अगर हेनरी की तरह कई और लोग भी यहाँ पर आ गए तो उसकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। वो तो हेनरी को चेतावनी भी देता है कि इस जगह पर सरवाइव कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर पीने के पानी की प्रॉब्लम है और इंटरनेट तो है ही नहीं। जंगली जानवर आसपास घूमते रहते हैं तो उनसे सुरक्षा करना होगा। लेकिन हेनरी ने उसे दिलासा दिया कि वो धीरे धीरे सीख जाएगा। उन्हें सिर्फ रहने की एक थोड़ी सी जगह चाहिए। डॉक्टर रिटर के मना करने पर भी जब वो नहीं माना तो वो जाकर उसे एक गुफा दिखा देता है। यानी इस जगह पर वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता था, लेकिन जंगली कुत्तों से उसे सावधान रहना पड़ेगा। डॉक्टर रिटर तो अपनी वाइफ के पास चला जाता है और वो भी इससे खुश नहीं थी कि हेनरी की फैमिली यहाँ आ गई है। डॉक्टर रिटर बदले में यही जवाब देते हैं कि हेनरी की फैमिली कुछ समय में थक जाएगी, वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हेनरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ कई सारी चीजें अप्लाई करता है। उसने बारिश का पानी जमा करने के लिए एक छोटा सा पॉन्ड बनाया, साथ ही साथ उसने अपने शेल्टर को भी काफी अच्छा कर दिया था और फॉरेस्ट के अंदर खाने पीने की चीजें अपने परिवार के लिए इकट्ठा करता। यानी कि ये साफ था कि हेनरी पूरी तरीके से वहाँ सरवाइव करना सीख चुका है। उसे और उसकी फैमिली को यहाँ पर तो एकदम अच्छा भी लगने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ पर कोई आपदा नहीं थी, बल्कि अब उस आइलैंड पर एली नाम की एक बड़ी बिजनेसमैन की बेटी आ जाती है। वहाँ पर उसके साथ कुछ सर्वेंट्स और अपने एक लवर के साथ वो पहुँच गई थी। एक्चुअल में एली इस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा लग्जरियस रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी। यहाँ पर उसके कंपनी के होटल्स बनेंगे जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एली ने तो डॉक्टर रिटर के बारे में भी बहुत सुना था, इसलिए वो सीधा उनके पास पहुंचती है। डॉक्टर रिटर अब और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि इससे तो आइलैंड पर और भी लोग आते जाएंगे। वो एली को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन एली जिद्दी थी। वो अपने सामने किसी और की बात मानती ही नहीं। एली ने साफ कह दिया कि वो इसी जगह पर रुककर अपना बिजनेस वर्क पूरा करेगी। तब जाकर डॉक्टर रिटर यहाँ से निकलकर उसे कहीं और चले जाने के लिए कहता है। एली तो फिलहाल अपने साथियों के साथ सीधा हेनरी के इलाके में पहुंची और उन लोगों ने जो पीने का पानी जमा किया था उसके अंदर साथियों के साथ नहाने लगती है। थोड़ी देर में हेनरी जब वहाँ पर आया तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि एली और उसके साथ ही पीने के पानी को खराब कर चुके थे। एली तो बाद में उसे इसके बदले कुछ पैसे देने के लिए भी बोल लेती है, लेकिन अब वो हेनरी से भी आकर कुछ बातें करने लगी। शायद एली के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। हेनरी ने तो काफी मेहनत करके वहाँ पर फार्मिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एक दिन पता चला कि हेनरी की वाइफ मार्गरेट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग जाती है। हेनरी उसके लिए काफी परेशान हो गया, लेकिन तब जाकर मार्गरेट बताने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी और अब तो हेनरी और भी तेजी से काम करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एली भी अपने साथियों के साथ हेनरी के घर के पास रहने लगी थी। उसने तो अब हेनरी को कुछ लेटर्स दिए जो शहर से उसे मिले होते हैं। इसके अंदर कुछ हेनरी के लिए थे तो कुछ डॉक्टर रिटर के लिए।
हेनरी तो अब इंसानियत के नाते अपने लेटर्स निकालकर डॉक्टर रिटर को बाकी लेटर देने चला जाता है, पर डॉक्टर रिटर जब देख रहे थे कि सारे लेटर उसके खुले हुए हैं तो वो ये सारी बातें उससे पूछने लगा था। हेनरी को तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये काम उसने नहीं किया है। एली ने उसे जितने लेटर दिए थे वो उसे लाकर दे रहा था। तब उस समय पर डॉक्टर रिटर समझ गया कि जरूर ये एली का काम है। वो उन दोनों के बीच में झगड़ा कराना चाहती है ताकि उनकी बनाई गई पूरी जगह वो खुद हड़प ले। हेनरी भी डायरेक्टली एली के पास जाकर इस बात के लिए उसे डांटने लगता है, लेकिन वहाँ एली फिर अपनी एक चाल चलती है। उसने बताया कि जब वो सबसे पहले यहाँ आई थी तो डॉक्टर रिटर ने ही तुम्हारे यहाँ जाने के लिए मुझे कहा था और इस वजह से मैं तुम्हारे पीने के पानी में जाकर नहाने लगी। हेनरी तो ये सोचने लगा था कि शायद डॉक्टर रिटर बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके अलावा यहाँ कोई और रहे, क्योंकि वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि यहाँ सरवाइव कर पाना इजी नहीं है। खैर हेनरी तो अभी इन चीजों के बारे में फिलहाल सोच ही रहा था। पहली बार हेनरी बहुत मुश्किल से खेती करता है और वहाँ फसल उगाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस आइलैंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी वो अपनी आगे की जिंदगी यहाँ आराम से बिता लेगा। एली तो अब अपने साथियों के साथ बीच पर रहना छोड़कर हेनरी के पास आ चुकी थी, लेकिन एली कुछ तो करना चाहती है जिससे कि सब तबाह हो जाएगा। अब हमें हेनरी के घर पर उसकी वाइफ मार्गरेट दिखाई गई, जिसके पेट में अभी बच्चा होता है। अचानक उसे लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि उसका बच्चा अब जन्म लेने वाला है। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो अपने हस्बैंड को चिल्लाकर बुला रही थी। तब जाकर हमें पता चला कि एली के 2 साथी उसी जगह पर मौजूद हैं। वो एक्चुअल में हेनरी के घर पर नजर रख रहे हैं ताकि कुछ सामान चुरा कर लेके चले जाएं। ये इसलिए क्योंकि उस जगह पर रिसोर्सेज की कमी थी। वो दोनों इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि हेनरी की वाइफ मार्गरेट को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि पता चला कि उस जगह पर आवाज सुनकर कई खूंखार जंगली कुत्ते पहुंच चुके हैं और वो मार्गरेट की तरफ बढ़ रहे हैं अटैक करने के लिए। मार्गरेट और भी ज्यादा पैनिक होने लगी, जिससे उसका दर्द भी बढ़ जाता है। एली के वो दोनों साथी सीधा अंदर घुसते हैं और मार्गरेट को बचाने के बजाय उसके सारे सामान को लेकर भागने लगते हैं। एक समय पर ऐसा लगा कि सारे जंगली कुत्ते मार्गरेट पर कूदकर उसे मार देंगे। एक तो उसका बच्चा भी अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मार्गरेट अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी तेजी से चिल्लाती है। इस आवाज से वो कुत्ते पास तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी भी वो अटैक करना रोकते नहीं। बेचारी मार्गरेट एकदम बेबस हो चुकी थी, लेकिन फाइनली उसने खुद ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा एकदम हेल्दी पैदा होता है, लेकिन अब उसके ऊपर नजर उन कुत्तों की थी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस जगह पर अब थोड़ी ही देर में हेनरी पहुंच जाता है। हेनरी ने तो तेज आवाज करके उन सारे कुत्तों को वहाँ से भगा दिया था। जल्द से जल्द वो अपनी वाइफ मार्गरेट के पास पहुंचा और उसकी देखरेख करने लगा। वहाँ एली के दोनों साथी जब सारा चुराया हुआ सामान लेकर पहुँचते हैं तो उन्होंने मार्गरेट के बारे में भी बताया कि वो मुसीबत में है, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए। तब एली उन पर भड़क कर ये कहती है कि तुम मेरे लिए काम करते हो, सिर्फ मेरी कही गई बात फॉलो करो। इससे ये तो पता चल गया कि एली कितनी ज्यादा पत्थर दिल है। अभी भी मार्गरेट की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए हेनरी सीधा डॉक्टर रिटर से मदद मांगने चला गया। डॉक्टर रिटर ने जल्द से जल्द जब उसकी बॉडी चेक की तब पता चला कि मांस का थोड़ा टुकड़ा अभी भी अंदर फंसा हुआ है, उसे निकालना जरूरी है। तो वो जो इक्विपमेंट कह रहा था हेनरी उसे लाने लगा। वहाँ एली को जब पता चला कि डॉक्टर रिटर मार्गरेट की मदद कर रहे हैं तो वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की दोस्ती हो। वो अपने एक साथी से कहती है कि तुम्हें अलग करना होगा उन्हें, लेकिन अब उसका वो मेंबर एली से एकदम परेशान हो चुका था। उसे पता है कि एली कितनी ज्यादा बेकार औरत है, वो दूसरों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती। इस वजह से वो मेंबर एली को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय में ही हेनरी की वाइफ एकदम से ठीक हो चुकी थी, उसका बच्चा अच्छी तरीके से पल बढ़ रहा था। हेनरी ने उस जगह पर जो खेती की थी, काफी मेहनत के बाद उसमें से फल फ्रूट भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनके पास खाने की टेंशन तो खत्म हो चुकी है। लेकिन कई समय से बारिश ना होने के कारण पीने के पानी की शॉर्टेज हो चुकी थी। हेनरी तो अपनी फैमिली के साथ खुश था, लेकिन डॉक्टर रिटर जो कि एक राइटर हुआ करते थे, उन्हें उस जगह पर कुछ नए आइडियाज नहीं आते। एक्चुअल में उन्हें शांति चाहिए थी और यहाँ अलग अलग मेंबर्स के आने के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अब एली का एक साथी जिसका नाम बेन होता है, वो सीधा हेनरी के पास आ गया। उसने कुछ खाने की चीजें मांगी तो हेनरी ने उसे प्रोवाइड भी कर दिया। तब जाकर बेन एली की सच्चाई बताता है कि ये किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बेटी नहीं है। एक्चुअल में एली बार डांसर थी और हम सब मिलकर इसी तरीके से प्लान बनाकर दूसरों को लूटने आते। वो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन अब बेन ने क्लियर कर दिया कि वो एली के पास जाकर वापस उसके लिए काम नहीं करेगा। वो अब हेनरी की फैमिली के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। अब हमें पता चला कि उसी आइलैंड के किनारे पर एक बहुत ही बड़ी शिप आ रही है। ये कई बड़े बड़े बिजनेसमैन की शिप थी जो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। जैसे ये बात एली को पता चली तो वो अपने साथी से कहती है कि हमें उन बिजनेसमैन को मैनिपुलेट करना होगा, ये इसलिए ताकि हम उनका फायदा उठा सके। यानी यहाँ पर भी सिर्फ एली अपने बारे में सोच रही थी।
लेकिन बाद में पता चला कि वो सारे बिजनेसमैन जो उस आइलैंड पर आए थे वो एक्चुअल में डॉक्टर रिटर से मिलने आए होते हैं। डॉक्टर रिटर ने अपने सारे लेखों में इतनी सारी आइलैंड के बारे में चीजें लिखी थी कि वो सारे बिजनेसमैन खुद को रोक नहीं पाए ये जगह देखने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर रिटर के चेहरे पर एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था। वो बिजनेसमैन डॉक्टर रिटर की फैमिली के लिए कई सारे रिसोर्सेज भी लेकर आया होता है जो यहाँ उनके काम आएंगे। ये एक बात डॉक्टर रिटर को बहुत अच्छी लगी। उस बिजनेसमैन के साथियों ने तो कुछ दिन वहीं पर रहने का भी डिसाइड किया। डॉक्टर रिटर उसे अपनी शेल्टर के यहाँ पे लेकर जाते हैं और रात भर वो मजे करते रहे। पता चला कि एली भी उस जगह पर थी और वो इसी मौके का वेट कर रही होती है कि कब वो उस बूढ़े बिजनेसमैन पर अपना जाल बिछा ले। सभी के वहाँ से जाने के बाद पता चला कि एली बूढ़े आदमी के पास आ रही है। वो तो उसे दोस्ती करके अपने सारे काम करवाना चाहती है, लेकिन बूढ़ा आदमी इन चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट था। उसे तो एली के प्यार और खूबसूरती दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं होता और इस वजह से वो एली को बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। बेचारी एली इस बात से निराश हो जाती है कि कोई उसे नापसंद कैसे कर सकता है, पर अब शायद वो कुछ न कुछ तो गलत करने वाली थी। अगले दिन जब वो सारे बिजनेसमैन की शिप चली गई थी तो पता चला कि डॉक्टर रिटर भी अपने शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि बिजनेसमैन ने जो सारे रिसोर्सेज दिए थे उसे किसी ने चुरा लिया है। डॉक्टर रिटर इससे बहुत गुस्सा हो गए और उसका पूरा शक एली के ऊपर चला गया था, यानी उसने ही अपने साथियों का यूज करके ये चोरी की है। डॉक्टर रिटर एली के पास नहीं बल्कि हेनरी के पास चले जाते हैं और उससे क्लियर कर देते हैं कि तुम एली के साइड हो या फिर उसके। हेनरी को भी पता था कि एली हमें धोखा दे सकती है, इसीलिए वो डॉक्टर रिटर के साइड होकर उसके पास चला जाता है। दोनों के पास बंदूक मौजूद थी और वो अपने सामान वापस मांग रहे थे, लेकिन एली इस जगह पर भी हेनरी को भड़काने की कोशिश करती है कि डॉक्टर रिटर तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। पैनिक कंडीशन आने के कारण एली के एक बॉयफ्रेंड ने तो अपनी बंदूक भी निकाल ली थी, यानी वो साफ कर देता है कि वो चुराई गई चीजें वापस नहीं करेंगे। लग रहा था कि वहाँ पर फायरिंग हो जाएगी, लेकिन तभी हेनरी की वाइफ वहाँ आकर सभी को रोक लेती है। उसने साफ कहा कि अगर हम सब एक दूसरे को मार देंगे तो इस आइलैंड पर ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रहेगा और ये सुनसान हो जाएगा वहाँ पर। ये सारी बातें बताने के बाद वो सब अपनी अपनी शेल्टर में चले जाते हैं। डॉक्टर रिटर को बहुत गुस्सा आ रहा था और इनफैक्ट उसने अपना टाइपराइटर भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसे तो कुछ आइडियाज ही नहीं आते जिससे वो अपनी कहानी लिख सके। वो सीधा गन उठाकर शिकार के लिए फॉरेस्ट में चला जाता है, क्योंकि अब खाना चोरी होने की वजह से वहाँ शॉर्टेज होने वाली है। पर अगर ऐसी खतरनाक कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ हमारा खाना चोरी हो चुका है और हमें अब पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड रहना होगा, तो उस समय पर सबसे इजी चीज कौन सी है जिससे हम अपने बॉडी के खाने की पूर्ति कर सके? जंगली कुत्तों और जानवरों का शिकार थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसके बदले हमें पेड़ों पर और जमीन के अंदर मौजूद कुछ ऐसे वॉर्म्स या फिर इंसेक्ट खाने चाहिए जिन्हें हम आसानी से पकड़ सकते हैं और हमारी बॉडी को वो पोषण प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इतने सारे इंसेक्ट्स में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से खतरनाक हैं और किसे हम खा सकते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि जिस भी इंसेक्ट या फिर वॉर्म की ब्राइट कलर हो या फिर उनके ऊपर हैरी स्ट्रक्चर हो तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। उनसे एक अजीब तरीके की स्मेल निकलती है जिससे हमें समझ जाना है कि ये जहरीले हैं। इसे खाने पर हमारी बॉडी की हालत खराब हो सकती है। जिन इंसेक्ट और वॉर्म को खाने में बिल्कुल खतरा नहीं होता था वो होते हैं मील वॉर्म, जो कि लार्वा होते हैं बीटल के। ये हमें पेड़ की ऊपरी परत हटाने पर आसानी से मिल जाते हैं। उसी तरीके से कई इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर या फिर एंट्स, टर्माइट्स और बीटल भी हम बहुत ही चाव से खा सकते हैं। इनके अंदर इतने प्रोटीन और न्यूट्रिशन होते हैं कि किसी भी इंसान को कई दिनों तक सरवाइव करके रख सकते हैं। याद रहे कि इंसेक्ट के पंख निकाल देने हैं और वॉर्म के पीछे वाले हिस्से को अलग कर देना है, क्योंकि वॉर्म्स के अंदर उस जगह पर बहुत ही ज्यादा वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं। इस तरीके से हम आसानी से कितने दिनों तक भी सरवाइव कर सकते हैं ऐसी खतरनाक जगह पर यहाँ डॉक्टर रिटर और हेनरी के सामने तो एक बड़ा खतरा आ चुका था। अब हमें एली का वही साथी बेन दिखाया गया जो उसे छोड़ चुका था, लेकिन पता चला कि रात के समय जब वो जा रहा था तो एली उसे अपने प्यार में बहकाकर वापस अपनी तरफ कर लेती है। वो तो उसके साथ बहुत क्लोज हो गई थी। अब एक दिन हेनरी जब अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ था तभी उसे कुछ आवाज आती है। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पानी चुरा रहा है और पीने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्द से जल्द अपना गन निकाला और तुरंत ही शूट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो पास जाकर देख रहा था तो पता चला कि उस जगह पर एक गधा मौजूद है। ये गधा एक्चुअल में डॉक्टर रिटर की वाइफ का था और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। हेनरी अब समझ नहीं पा रहा था कि ये सच्चाई वो उसे कैसे बताएगा। अगले दिन डॉक्टर रिटर की वाइफ ये भी देखती है कि उसके 2 चिकन्स मर गए हैं। उसका गधा मिल नहीं रहा था तो वो ढूंढते हुए हेनरी के घर पर भी आ गई, लेकिन हेनरी उसे कोई सच्चाई बताता ही नहीं।
डॉक्टर रिटर की वाइफ अब और ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगी कि उसके जानवर मरते जा रहे हैं। हेनरी भी यहाँ इस पूरी सच्चाई को ना बताकर गिल्टी फील कर रहा था, इसीलिए वो सीधा डॉक्टर रिटर के पास जाकर उसे सब सच्चाई बता देता है। ये भी उसने मेंशन किया कि ये जानबूझकर नहीं हुआ था। डॉक्टर रिटर उसे माफ कर देते हैं, लेकिन पता चला कि बेन उस जगह पर था जो उनकी बातें सुन रहा होता है। दोनों जल्द से जल्द बेन का पीछा फॉरेस्ट में करने लगे थे। बेन बेचारा एक कोने में छुपा हुआ था, जिससे कि जब उन लोगों ने पकड़ा तो बेन माफी मांगने लगता है। बेन ने कहा कि उसने एली के कहने पर उसके गधे को चुराने की कोशिश की और इसी चक्कर में हेनरी ने उस गधे को मार दिया। बेन उनसे माफी मांगता है, जिस पर डॉक्टर रिटर और हेनरी उसे माफ कर देते हैं। वो तो बेन को लेकर एली के खिलाफ एक प्लान बनाने लगे थे। अब डॉक्टर रिटर, हेनरी और बेन सीधा चले जाते हैं एली के शेल्टर में उसे मजा चखाने के लिए। पता चला कि एली का जो लवर था वो बहुत गुस्से में होता है। वो तुरंत ही बाहर निकला और उन तीनों पर हमला करने लगा। एक समय पर तो बेन बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ गया था, लेकिन हेनरी ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाता है और एली के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है। हेनरी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसने एली के बॉयफ्रेंड को मारना स्टार्ट किया और आखिर में एक चाकू की मदद से उसकी जान ही ले ली। थोड़ी देर में एली जब बाहर आती है तो वो बहाना बनाने लगी। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टॉर्चर करता था, उसने मुझे कैद करके रखा है, तो तुम सब मुझे बचा लो। पर यहाँ डॉक्टर रिटर समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रही है हमें गुमराह करने के लिए। मौका मिलेगा तो एली अपने बॉयफ्रेंड का मारने का बदला हमसे लेगी जरूर। इसीलिए डॉक्टर रिटर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सीधा एली को शूट कर दिया। गन शूट की आवाज चारों तरफ फैल गई थी, जो डॉक्टर रिटर और हेनरी दोनों की वाइफ ने सुनी होती है। थोड़ी ही देर में वो तीनों एली और उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी एक चट्टान के पास लेकर आते हैं और उसे उठाकर पानी में फेंक देते हैं ताकि किसी को पता न चले। उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो मार्गरेट और डॉक्टर रिटर की वाइफ को भी नहीं बताएंगे ये सब। उन्होंने एक छोटा सा प्लान बनाया जिसे वो एग्जीक्यूट करने लगे। प्लान के अकॉर्डिंग बेन उन दोनों की वाइफ के पास पहुंचता है एक लेटर लेकर, जिसमें लिखा हुआ था कि एली और उसका बॉयफ्रेंड आइलैंड छोड़कर चले गए, यानी वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन हेनरी की वाइफ मार्गरेट को थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि एली के सारे सामान अभी भी आइलैंड पर ही मौजूद थे। डॉक्टर रिटर की वाइफ भी अब बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। उसने गन शॉट की आवाज सुनी थी कुछ समय पहले। लग रहा था कि उन दोनों की वाइफ इस पर ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन हेनरी की वाइफ मार्गरेट ने तो सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसने हेनरी की बंदूक की गोलियां चेक की हैं, जिसमें पूरी गोलियां मौजूद हैं। यानी हो सकता है कि डॉक्टर रिटर ने वो गोली चलाई हो और एली और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया हो। मार्गरेट हेनरी को इस बारे में चेतावनी देती है कि अगर डॉक्टर रिटर अपनी कहानियां लिखें और इसके अंदर वो सारी चीजें मेंशन करे तो तुम ही फंसोगे, यानी सभी को पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने कत्ल किया है। हेनरी इस बात में थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन वो अपनी वाइफ को पहले ही बता कर रखता है कि मौका मिले तो तुम लोग यहाँ से चले जाना, क्योंकि अब ये जगह सिर्फ सर्वाइवल के लिए बची हुई है। कोई भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले सकता है। वहाँ डॉक्टर रिटल की वाइफ की भी तबीयत खराब लग रही थी। वो जिस शांति के लिए यहाँ पर आई हुई होती है, अब इस आइलैंड पर वो चीज मौजूद ही नहीं। डॉक्टर रिटर की वाइफ अब कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ चली गई। पता चला कि वहाँ पर मार्गरेट भी होती है, जो कि फल फ्रूट इकट्ठा कर रही थी। मार्गरेट को तो बहुत कुछ बताना था डॉक्टर रिटर की वाइफ को, लेकिन सबसे पहले वो उसे वार्न करती है कि तुम जो मुर्गियां पाल रही हो वो बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और उसे बिल्कुल भी खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। हो सकता है कि अगर कोई उसे खा ले तो उसकी मौत ही हो जाए। अब इन चीजों के साथ साथ मार्गरेट ने सबसे बड़ी बात बताई कि एली और उसके बॉयफ्रेंड को किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर रिटर ने ही मारा है। उसने खुद इंश्योर किया है कि ये काम हेनरी नहीं कर सकता। डॉक्टर रिटर ने ये करके सारी बातें छुपाई हैं। अब उसकी वाइफ इतनी ज्यादा पैनिक हो गई अपने हस्बैंड के ऊपर कि वो कुछ भी ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका हस्बैंड एक गुनहगार है जो यहाँ आकर अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। जैसे तैसे उसकी वाइफ घर पर पहुँचती है और अपने हस्बैंड को बहुत अजीब तरीके से देखती है। डॉक्टर रिटर की वाइफ को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दुश्मन के साथ रह रही है, इसीलिए उसने डॉक्टर रिटर को मजा चखाने के लिए वो सारी चिकन पका दिए जो बहुत ही ज्यादा बीमार थे, और मार्गरेट ने उन्हें खाने से मना किया था। डॉक्टर रिटर को अभी तक ये पता नहीं होता, वो तो बिना कुछ सोचे समझे उन चिकन को खा लेते हैं। उनकी वाइफ बहुत अजीब तरीके से उन्हें देख रही थी, जैसे इन सारी चीजों से उसे मजा आ रहा है। थोड़ी देर के अंदर ही वो खराब पड़े हुए चिकन को खाने के बाद डॉक्टर रिटर की तबीयत खराब होने लगी। पता चलता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और पूरे बॉडी से पसीने निकल रहे हैं। वो इतना ज्यादा तड़प रहे थे क्योंकि उस जगह पर फूड पॉइजनिंग की प्रॉपर मेडिसिन नहीं होते। डॉक्टर रिटर की वाइफ जल्द से जल्द जाकर हेनरी और मार्गरेट को भी इस बारे में बता देती है। मार्गरेट जैसे तैसे जब उस जगह पर पहुंची और डॉक्टर रिटर की हालत देखी तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि उसकी वाइफ को मना करने के बावजूद भी उसने वही सारे बीमार चिकन अपने हस्बैंड को खिला दिए। पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसने जानबूझकर ये क्यों किया। इससे तो डॉक्टर रिटर की जान भी जा सकती है।
थोड़ी देर के अंदर ही डॉक्टर रिटर की वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि तुम इसके ही लायक हो, तुम धीरे धीरे इसी तरीके से चले जाओगे। डॉक्टर रिटर समझ जाते हैं अपनी वाइफ के स्टेटमेंट से कि इसने जानबूझकर ये किया है। डॉक्टर रिटर भी अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, लेकिन अंतिम पलों में उन्होंने इतना ही कहा कि तुम भी मेरी तरह तड़पने वाली हो, जिसके बाद डॉक्टर रिटर अपनी आखिरी सांसें लेकर मर जाते हैं। लग रहा था कि सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स की टीम उस आइलैंड पर आ जाती है। ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर रिटर ने पहले ही एक लेटर लिख दिया था। उस लेटर में उसने साफ लिखा होता है कि एली और उसके बॉयफ्रेंड गायब हैं और शायद उनका कत्ल कर दिया गया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि हेनरी और उसकी फैमिली ने किया है रिसोर्सेज के लिए। पुलिस ऑफिसर्स तो सीधा हेनरी और उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए आ गए थे। मार्गरेट ने तो इन चीजों का पहले ही अंदाजा लगाकर अपने हस्बैंड को बताया था, पर अब शायद उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। हेनरी डॉक्टर रिटर को ही इसका गुनहगार मानता है, लेकिन इन चीजों का कोई सबूत नहीं है। अभी तो फिलहाल सस्पेक्ट हेनरी और उसकी फैमिली ही है। पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं समझ रहा था कि आखिर वो गुनहगार का पता कैसे लगाए। इस आइलैंड पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरास हैं और ना ही कोई ऐसे गवाह जिन्होंने ये सारी चीजें देखी हों। तब जाकर ऑफिसर्स को समझ में आता है कि यहाँ बेन नाम का भी एक आदमी था जो कुछ दिनों पहले यहाँ से शहर की तरफ चला गया होता है। इसीलिए अब वो खुद जाकर उससे पूछताछ करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मार्गरेट ने जाने से पहले ऑफिसर्स को सब बता दिया कि कैसे डॉक्टर रिटर को भी जानबूझकर उसी की वाइफ ने मारा होता है। उसे पता होने के बावजूद भी उसने अपने हस्बैंड को जहरीले और खतरनाक चिकन खिलाया। फूड पॉइजनिंग के कारण डॉक्टर रिटर मारे गए, यानी कि सबसे बड़ी कार्रवाई तो उसके वाइफ पर होनी चाहिए। ऑफिसर्स इस बात पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर रिटर की वाइफ को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसकी वाइफ के पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, तो इसीलिए वो बोट पर बैठकर उनके साथ निकल पड़ी। यानी अब उस पूरे आइलैंड पर हेनरी, मार्गरेट और उसकी फैमिली ही रह रही है। वो एकदम अकेले हो चुके हैं और शायद आगे भी अकेले ही रहेंगे। अब यहाँ इन सारी चीजों को कई साल बीत जाते हैं और डॉक्टर रिटर की वाइफ ने तो एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने हर एक इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया होता है जो उस आइलैंड पर हुए थे। यानी कैसे उसके हस्बैंड और हेनरी ने मिलकर एली और उसके बॉयफ्रेंड की जान ली और किन किन कंडीशन में उन्होंने सरवाइव किया है। लेकिन अभी भी आइलैंड पर रहने वाली मार्गरेट की फैमिली भी वहीं सरवाइव कर रही थी। इनफैक्ट पता चला कि मार्गरेट की आने वाली जनरेशन ने वहीं पर अपना घर स्थापित कर लिया, यानी आज भी वो उस जगह पर अपनी सिविलाइजेशन बनाकर रहते हैं। उनकी तो कई सारी जनरेशन ने वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।